हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, बोर्स मॉडल्स के फेल्योर्स के बारे में पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर होता क्या है कि मतलब कोई किसी भी एटम में और नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल मिलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्वालिटेटिवली बात करें तो ऑर्बिटल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे उसके शेप्स पे, साइज पे और ओरिएंटेशन पे उसकी बात करेंगे। अगर मान लेते कि कोई भी ऑर्बिटल अगर स्मॉलर साइज का है, इट मीन्स हमको वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की चांसेस होगी नियर द न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा होगी। सिमिलरली शेप ओरिएंटेशन की बात करें तो देयर इज ए मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द सर्टेन डायरेक्शन। मीन्स किसी सर्टेन डायरेक्शन में अगर हम लोग को पता रहे तो वहाँ भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वांटम कितने तरीके के बताएंगे हैं? 4 तरीके के बताएंगे। कौन कौन सा? पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है कि इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? उसके साइज को, उसके एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में डिफाइन करता है, पता लगाता है। उसको n से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका बराबर होता है? 2n² के। इट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू n इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 2। और 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा सेकेंड सेल की बात करें तो। ऐसे ही फर्दर हम लोग पुट करके वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा सेल ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, उसी तरह ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका। तो जैसे ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो जैसे जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लीजिए n इक्वल टू ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, उसका एनर्जी भी क्या होगा? उसी तरह बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जहाँ न्यूक्लियस के करीब क्या होता है, हमारा एनर्जी कम होता है। एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है न्यूक्लियस के करीब? स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और एनर्जी, तो स्टेबिलिटी आपको पता है क्या होता है? एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। ये आपको हम बताए थे कि जितना ही दूर जाएगा उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और जितना ही करीब रहेगा ग्राउंड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एनर्जी इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और उस सेल को नाम देते हैं जैसे K L M N एंड सो ऑन। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा उतना ही उसका एनर्जी भी इंक्रीज करेगा विद द वैल्यू ऑफ n। मतलब n इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है, और साथ साथ हमारा क्या हो रहा है? एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा यहाँ पे यही चीज़ बताता है। अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है कि ये डिफाइन करता है 3D शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। क्या? 3D शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के 3D शेप्स को डिफाइन करता है। फिर क्या करता है ये कि इसका जो वैल्यू है n के लिए, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए जो l का वैल्यू होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो जो l का वैल्यू होगा वो 0 to n-1 तक रेंज करेगा, यानी 0 to n-1 इसका रेंज रहेगा किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। फिर जो भी शेप और एनर्जी होता है किसी भी सबसेल का, वो हमें ये बतलाता है कि कैसा उसका शेप होता है, कैसा उसका एनर्जी होता है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेल n 1 2 3 4 सेल ले रहे हैं, जिसको KLMN भी बोलते हैं, ऊपर देखें। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा
तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 तो क्या आ रहा है हमारा एल का वैल्यू 0, तो एल का वैल्यू 0 उसको हम लोग क्या बोलते हैं एस। इट मीन्स एस के लिए उसका वैल्यू क्या, और एस यहाँ सबसेल है आपका, उसके लिए एल का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। देन मान लो n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 अगर पुट किए हैं तो क्या आएगा 2 - 1 1, यानी एक वैल्यू 0 होगा और एक वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू 0 होता है और एक वैल्यू 1, तो 0 किसके लिए होता है s के लिए, 1 आया यहाँ p के लिए। देन आप 3 पुट कर लो तो 3 - 1, तो 0 to 2 इट मीन्स 0 1 2, तो एस पी डी ऐसे ही क्या हो रहा है आपका ये बढ़ते चला जा रहा है। तो एस पी ये सब डी ये सब क्या है, ये आपका सबसेल है, और n इक्वल टू 1 2 3 क्या है आपका सेल है। तो ये आइए यहाँ पे जैसे नोटेशन दिए l इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सबसेल का नोटेशन है, यानी सबसेल आपको बताया क्या था एस पी डी एफ जी एच। इट मीन्स एस सबसेल्स के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 और h के लिए 5, इतना उसका l का वैल्यू होता है। अब कैसे चेक करेंगे आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर n का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, ये पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n - 1 0 to n - 1 l का वैल्यू रेंज करता है। तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करें तो हमारा l का वैल्यू 0 होता है, तो क्या होगा s 1s क्यों लिखे, ये फर्स्ट सेल में s सबसेल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा 0 2 - 1 1, यानी हमारा यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा एक 1 आएगा, यानी 2 पुट करने पे हमारा दो वैल्यू आता है 0 एंड 1। 0 किसको डिनोट करता है एस सबसेल को, और 1 p, तो ये 2s हो गया ये 2p। उसी तरह अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हो तो क्या होगा 3 - 1 2, यानी 0 to 2, तो यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगा आपको 0 1 2। तो देखिए 0 1 2 3 थर्ड सेल के लिए, तो ये 3s 3p 3d क्यों लिखे, क्योंकि 0 के लिए s होता है, अभी आप लोग ऊपर देखें, और 1 के लिए p होता है, 3 के लिए d होता है, और ये तीनों थर्ड सेल की बात की है। और अब शेप्स की अगर बात करें तो शेप s का जो होता है एस सबसेल का स्फेरिकल होता है, p का क्या होता है डम्बेल की तरह होता है, डम्बल आप लोग ने देखा इस तरीके का होता है। d का शेप होता है डबल डम्बेल, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डम्बेल। और f का जो शेप होता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस तरीके का 8 फोल्ड स्ट्रक्चर करते हैं, वही उसका शेप होता है। अब आइए हम अगर बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो उसका ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल ऑफ h/2π रूट अंडर l इंटू l प्लस 1। तो किसी का भी अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप वहाँ उसका l का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एस सबसेल की बात करें तो एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 0, तो अगर यहाँ 0 पुट करें तो एस सबसेल के लिए उसका ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है 0 होता है। और अगर आपको पी के लिए बात करना है तो पी के लिए क्या होगा h/2π इंटू रूट 2। तो ऐसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस पर क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अगर हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में अगर फाइंड आउट करना है तो उसका ये फॉर्मूला आता है 2 × 2l + 1, और आप इसको लिख सकते हैं 4l + 2। क्या लिख सकते हैं 4l + 2। इट मीन्स अगर किसी भी सबसेल में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है तो उसका फॉर्मूला है। तो अगर एस की बात करें एस सबसेल की, एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू होता है 0, अभी आपने ऊपर देखा 0 पुट करेंगे तो एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है सिर्फ 2। एल पी सबसेल की अगर बात करें तो पी के लिए हमारा एल का वैल्यू होता है 1 पुट करते हैं तो ये होगा 4 + 2 6, ऐसे ही सो ऑन। एस में 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है, ये एक तरीके का किसी भी सबसेल्स का ओरिएंटेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग। सबसेल्स का क्या बताता है उसका ओरिएंटेशन बताता है, और किसी भी सबसेल्स के लिए जो m का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है -l to l थ्रू 0 के थ्रू होते हुए -l से l वेरी करता है। इट मीन्स अगर l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू भी क्या होगा आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि s सबसेल्स के लिए l का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो l का वैल्यू 0 होता है तो हमारा m का ही वैल्यू 0 होगा, क्योंकि -l to l ही इसका वैल्यू वेरी करता है। यानी हम लोग यहाँ से समझेंगे कि s सबसेल्स के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो कौन सा ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं हम लोग l = 1 यानी p सबसेल्स की अगर बात करें तो l = 1
अगर देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है -L2L, तो अगर माइनस, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से वैरी करेगा, -1 to 1, इट मीन्स -1, 0 एंड 1। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ 3 निकला। तो यानी p सबसेल्स के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। और उसको कैसे बांटा है, px, py, pz। इसको डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है कि सारे ऑर्बिटल के पास इक्वल एनर्जी है, किसी तीनों के पास इक्वल एनर्जी है। तो यहाँ से px एंड py को उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस और -1 बताया गया, और pz का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताया गया कि उसका वैल्यू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे एक नोट है कि एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ m के लिए रिप्रेजेंट सिंगुलर ऑर्बिटल। किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू जो होता है वो बस एक किसी भी सिंगुलर ऑर्बिटल को ही डिफाइन करता है। जैसे कि अगर p ऑर्बिटल था तो p ऑर्बिटल के कितना आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकला, 3 निकला। तो उसमें px, py, pz था। तो उसमें क्या होगा, हर एक का वैल्यू अलग था, px, py के लिए +-1 एंड pz के लिए 0। तो यहाँ अगर l = 2 लेते हैं सबसेल, तो इसका भी वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है, -L to L वैरी करेगा। तो -L to L वैरी करेगा। तो अगर ये 2 पुट करें तो -2 देन -1, 0, +1, +2, कितने वैल्यू हमको मिले, 5 वैल्यू मिले। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा d सबसेल्स होता है उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz²। इट मीन्स अगर वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग जो लिए हैं, dxy, dx² - y² का वैल्यू लिए m = +-2, यानी एक का +2 होगा और एक का -2। फिर dyz एंड dz का m का वैल्यू लिए +-1, इट मीन्स एक का वैल्यू +1 होगा, एक का वैल्यू -1। एंड dz ऑर्बिटल का वैल्यू लिए m = 0। तो अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सबसेल में कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 12 + 1। कैसे, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 12 + 1 अगर बोल रहा है, जैसे कि अगर 12 + 1 आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बोला, तो अगर s ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, l का वैल्यू 0 होता है ना। तो यहाँ 0 पुट किए तो s के लिए कितना ऑर्बिटल आया, 1। पीछे देखें अभी p के लिए l का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं, 1 होता है। तो 1 पुट किए तो 2 × 1 एंड 3। तो इसके लिए 3 ऑर्बिटल पता किए तो कितना आया था, px, py, pz, यही 3 आया था ऑर्बिटल। फिर अभी d देखें तो d के लिए यहाँ पे l का वैल्यू होता है 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो 2 × 2 = 4 = 5। तो हमको 5 ऑर्बिटल अभी देखे कौन कौन सा मिला। तो इसी तरह हम लोग अगर 12 + 1 में अपना l का वैल्यू पुट करें तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबसेल में पता चल जाएगा। और अगर हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल या ऑर्बिटल में पता करना है तो उसका वैल्यू होता है n²। कैसे, इसको भी चेक करते हैं। मान लीजिए कि n² है, ये लिया है, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं n = 1, तो n = 1 के लिए s का वैल्यू क्या होता है हमारा, s का वैल्यू वहाँ पे l का s सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो वहाँ पे s सबसेल के लिए कितना ऑर्बिटल पता है हमको, 1। अगर मान लो n = 2 लेते हैं तो उसके लिए l का वैल्यू वेरी करता है ना, 0 to 1 हो जाएगा क्योंकि n-1। तो 0 to 1 क्या होता है यहाँ पे, 0 to 1, 0 इसके लिए आता है और 1 किसके लिए आता है, p ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पे अगर n = 2 पुट करते हो तो 4 ऑर्बिटल मिलेगा ना। बोलोगे सर 4 ऑर्बिटल कैसे, यहाँ तो s और p ही है, लेकिन s तो अपना एक ही ऑर्बिटल है इसके पास, है ना। और p के पास अपना कितना ऑर्बिटल है, 3, px, py, pz। तो हो गया ना 3 + 1, 4 ऑर्बिटल तुम्हारा मिला। तो समझ गए यहाँ से आपको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ m के लिए, m क्या था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू m के लिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसके 2 वैल्यू होंगे, एक +1/2 होंगे और एक -1/2 होंगे। ठीक है, दैट if electron present in an orbital not more than 2 electron in an orbital will have 2 types of spin। कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो मोड किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के हमेशा हम उस स्पिन क्या होंगे, 2 तरीके के स्पिन होंगे। किस तरीके के स्पिन होंगे, 2 तरीके के। कि मतलब अगर हमारा कोई भी ऑर्बिटल है, अगर हम लोग ऑर्बिटल यहाँ से समझें इस तरीके का, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है तो किसी भी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल में। तो ये पूरा क्या है, हमारा ऑर्बिटल है। तो मान लीजिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, स्पिन
अपोजिट होना चाहिए। इट मीन्स एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हाफ ऐसे एरो से डिनोट करते हैं कि एक क्या है हमारा इस तरीके से, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा हमको स्पिन डिनोट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। इट मीन्स एक +1/2 वैल्यू होगा और दूसरा -1/2 से स्पिन से क्या कर रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा। तो मान लीजिए कि अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो l का वैल्यू क्या क्या आएगा, वहाँ पे l का वैल्यू 0 2 आएगा, यानी इस वैल्यू से निकालेंगे ना तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, l का वैल्यू 2 यहाँ पे लिखे हैं तो 0 1 2 आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे l का सबसे का वैल्यू आएगा। और आपको पता है 0 किसके लिए होता है, S1P एंड ये D के लिए 2। देन m का वैल्यू क्या आएगा, -L2L यानी -2 -1 0 1 2। और उसका स्पिन क्या हो रहा है, मान लीजिए S एक पॉजिटिव स्पिन लिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, उसका जस्ट अपोजिट स्पिन का होगा। तो यहाँ से समझे स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा 2 टाइप्स ऑफ स्पिन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। कुछ इस तरीके से, अगर ये क्लॉकवाइज रहेंगे एक ऑर्बिटल में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रहेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, तो कोई भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था आपका पता है, n = 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था आपका, इस पर डिपेंड करता है। एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज, मतलब n का वैल्यू जितना ही बढ़ेगा उतना ही उसका एनर्जी भी उस ऑर्बिटल का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मीन्स 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 से कम रहेगा, देन 3 ज़्यादा 4 ज़्यादा। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग ये एक तरीके से यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम H+ हुआ, लिथियम डबल चार्ज हुआ, 2+ हुआ। तो ये सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग जाने थे। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे 1s का, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d। मतलब जैसे जैसे देखिए आपका n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे उसका एनर्जी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2s = 2p क्यों, क्योंकि इनका शेप तो डिफरेंट है। इन दोनों का शेप क्या है, इसका तो आपका स्फेरिकल था और इसका डम्बेल था, बट इनका एनर्जी क्या है, सेम है। दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। इसलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेटिव पहले ही बता चुके से, जिसका एनर्जी क्या होता है किसी भी सेल का हमारा सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन केस की बात करें, कोई ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, इनके बीच में सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन जो बस एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन का बस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है और किसी के द्वारा नहीं होता है। बट किसी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो अलग अलग हो जाए। क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस के पास है उनका तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस से जो बहुत दूर पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका तो रिपल्स एक तरीके से ना बॉन्डिंग बहुत ही वीक होगा। तो यहाँ जैसे समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर जैसे हाइड्रोजन एटम था तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक बस पॉजिटिवली चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, आपका एक तरीके का एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जो भी हमारा यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो भी इलेक्ट्रॉन है तो उनका एनर्जी क्या होगा, जैसे कि अगर बात करें तो ये मान लेते हैं आपका 1s है, ये आपका 2s है, 2p है, ठीक है, देन 3s है, 3p है, 3d है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितना होता है आपका 5 ऑर्बिटल, आप पढ़े थे s में, यहाँ भी 3 ऑर्बिटल। तो ये जी यहाँ पे जो हमारा 1s है, ये 1s है। आपको 1s क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्टेबल होता है। और जैसे ही हमारा हायर ऑर्बिटल में जाता है, जैसे 2s 2p, जहाँ पे इनका एनर्जी सेम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, मतलब अपना कुछ एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाना हो चाहता है। बट अगर वही मल्टी इलेक्ट्रॉन की केस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण वहाँ एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं और आपके ऑर्बिट में।
जैसे कि अगर मान लें कि अगर यहाँ पे 1s है तो मान लीजिए 2s यहाँ होगा, 2p वहाँ होगा, मतलब एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, चेंज होते चला जाएगा आपका 3s 3p 4s 3d। तो ऐसे एक तरीके से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल जैसे जैसे ऊपर इंक्रीज करते जा रहा है आपका सेल, उसका क्या हो रहा है, वैल्यू एनर्जी भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, n+l रूल पे। दिस रूल स्टेट्स दैट एज द वैल्यू ऑफ n+l, यानी जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो l का वैल्यू है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स अगर n+l का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी ऑर्बिटल का क्या करेगा, वो भी बढ़ेगा। बट इफ मोर देन वन ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+s, मान लो कि किसी दो ऑर्बिटल का जो n+l का वैल्यू आता है तो सेम होगा, तब क्या होगा, उस समय क्या होगा, ऑर्बिटल हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ n, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका हायर एनर्जी होगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं कि मान लो अगर 1s की बात करें तो 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, n का वैल्यू 1 पुट करो, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या आएगा 1। 2s के लिए n का वैल्यू क्या है 2, s के लिए वैल्यू 0, तो यहाँ पे आया 2। यहाँ पे अगर आप पुट करके देखो n+l का वैल्यू, तो n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो 3। इट मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं ना कि कैसे, तो इट मीन्स 2p का एनर्जी ज़्यादा होगा 2s से और 2s का एनर्जी ज़्यादा होगा 1s से। बट जैसे ही 3s पे आए हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पे n=3 और इसका वैल्यू l का वैल्यू पुट किए 0, तो आया 3। अब देख रहे हैं भाई इसका भी वैल्यू 3 है और इसका भी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का एनर्जी, यहाँ पे n+l का वैल्यू तो सेम आया, बट हम लोगों ने क्या जाना यहाँ पे n+ रूल से कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, n का वैल्यू ज़्यादा होगा, वही उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। इट मीन्स 2p का भी 3 आया, 3s का, बट यहाँ पे 3s का क्या है, n का वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स 3s का वैल्यू एनर्जी क्या होगा, 2p से ज़्यादा होगा। तो समझ में आया कि जिसका n का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी हायर होगा। तो पीछे समझे कैसे हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम लोग n+ रूल l के अकॉर्डिंग लिखे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 4f 5d 6p 7s 5f 60 7p। अब कैसे इंक्रीजिंग है आप n+ रूल से देख सकते हो, यहाँ पे n=1 है, l0 इसका कितना वैल्यू आया 1। 2s के लिए पुट करके देखोगे n+l पे तो 2 3 3 4, तो देखो यहाँ पे दोनों का सेम आया, बट जब n+l का वैल्यू सेम आया तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। इट मीन देखो यहाँ 3s है, यहाँ 2p है, n का वैल्यू 3 यहाँ ज़्यादा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो यही हमारा एक तरह से एनर्जी ऑफ क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। आइए हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेल सब सेल्स ऑन ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसके सेल में, सब सेल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो उसमें एक पहला प्रिंसिपल आता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अभी आपको दिखाएं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कि पहले 1s में फिल करेंगे, मतलब छोटा से बड़ा, यानी पहले 1s देन 2s देन 2p 3s, ऐसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ दिखाए हैं कि सेल नंबर है 1 2 3 4, ये है sp_df, इसमें 1 होता है, p में कितना हो रहा है यहाँ पे 2 3 4, हम लोग सेल नंबर जान रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये पहले एस में बढ़े देन पी में बढ़े, फिर इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जैसे आपको ऊपर यहाँ पे सेल दिखा हुआ कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो अबाउ प्रिंसिपल ने यही बोला था कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी के फॉर्म में हम लोग फिल करेंगे। फिर एक और प्रिंसिपल आया हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
कैन हैव द सेम सेट ऑफ वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक एटम में सेम सेट ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता चारों क्वांटम नंबर का। इट मीन्स एन एल जो भी होता है आपका, एम का वैल्यू, एस का वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। और क्या बोला है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन अ सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, जो आपको पहले बता चुके हैं कि मान लो कि अगर ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, मान लो ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कितना होता है, पी में 3 तरीके का ऑर्बिटल होता है, ये 3 बांट दिए क्योंकि पी 3 ओरिएंटेशन होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर ये एस ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2, और 2 वो भी रहेगा जैसे अपोजिट स्पिन के साथ। तो पी में कितना रह सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6। आपको फॉर्मूला भी लिखवाए थे, 4l+2 ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आप एल का वैल्यू 1 पुट कर लो, 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पुट हो सकता है, 6। जैसे ऐसे हम लोग पुट करते हैं और अपोजिट स्पिन होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यहाँ समझ गए आप। अब आगे आते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या होता है, हंट्स रूल कहता है टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब ये क्या होता है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी भी डिजेनरेट ऑर्बिटल को। डिजेनरेट ऑर्बिटल बता चुके हैं आपको क्या होता है, जिसका एनर्जी सेम होता है, सेम एनर्जी, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट, पहले सिंगल भरते हैं, विथ सेम स्पिन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट विथ अपोजिट स्पिन। कैसे, आपको जैसे अभी बताएं कि मान लीजिए कि जैसे कि अगर अभी आप पी ऑर्बिटल ऐसे लिए थे, मान लीजिए कि आपको ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पी का, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है मान लो। तो पहले क्या करेंगे कि विथ सेम स्पिन पहले सारे में भरेंगे। इट मीन्स पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये नहीं कि 2 करके ऐसे भर दिए, 2 पहले फिर 2 यहाँ, ऐसे नहीं, पहले सेम स्पिन के साथ हम लोग क्या किए, 3 भर लिए। पहले यहाँ पे एक ही स्पिन, ठीक है, फिर अगला 3 क्या करेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, फिर देन ऐसे बढ़ेंगे, 3 ऐसे बढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन की बात करता, मान लो कि अगर ऐसे है 3 ऑर्बिटल है, या 4 ही बोलता, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमको, ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन बोलता तो पहले क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे विथ सेम स्पिन ऐसे ऐसे, पहले सेम स्पिन के साथ सब भर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। देन अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया हमारा, तो जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आइए नोबेल गैस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो नोबेल गैस क्या था, 2 हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 2, यानी यहाँ पे n=2 है हीलियम के पास। तो 1s2, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बढ़े, 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 पुट कर दिए। नियोन, नियोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये लिखा हुआ ऐसे, हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एनर्जी शो कर रहा है। तो 1s 2s 2p, पीछे अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दोनों का तो एनर्जी वैसे सेम होता है। तो 1s 2s 2p है, तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचा 6, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर दिए हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s 2p6, क्योंकि हीलियम यहाँ पे 2 होता है, तो बचा 2 2 4 6 10, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका यहाँ पे एनर्जी है। फिर जैसे 18 आर्गन लिए, ये नियोन था, ये हीलियम था, आर्गन में कितना होता है, 18 एटॉमिक नंबर। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 18 हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, यहाँ भी एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, यानी पूरा 18 हो गया। तो इसको हम लोग प्रीवियस वाले नियोन तक तो लिख सकते हैं। नियोन, नियोन का मतलब ही हो गया कि आपका इतना, मतलब नियोन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिया है, तो बचा कितना, 18। तो ये हम लोग यहाँ इसको लिख दिए 3s2 3p6। तो सो ऑन, ऐसे ही आपका ये सारा है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था कि नियोन का निकालना है, तो नियोन क्या होता है, चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे हम नियोन है, नियोन का क्या होता है, 10 यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। तो हमको इसको 1s2 2s2 2p6 है, इसको कैसे हम करेंगे। तो 1s में क्या होता है, एक ऑर्बिटल यहाँ, ये v ऑर्बिटल, ये p में कितने तरीके के ऑर्बिटल, p सेफ सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 3 दे दिए। तो 1s2 में क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे किए, फिर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे किए कंप्लीट, फिर यहाँ भी क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीट किए। अब p में 6 बोल रहा है, तो क्या करेंगे,
पहले सेम स्पिन के साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, देन अगला अपोजिट स्पिन के साथ हम लोग ने ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में। मान लीजिए अगर हम लोग टाइटेनियम का एग्जांपल लें जिसका होता है 22 एटॉमिक नंबर, तो इसका लिखते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन का 18 होता है इलेक्ट्रॉन एंड 4s2 3d2, ठीक है। तो आर्गन तो यहाँ फुल है, यानी अगर आर्गन का तो एक तरह से नोबल गैस है, मीन सारा ऑर्बिटल इसका फुल होगा। तो 4s2 के लिए एक ऑर्बिटल लिखते हैं, और ये 4d10 के लिए, तो 4d के लिए कितना होता है 5 ऑर्बिटल होता है ना। तो यहाँ तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, बट डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तीनों ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो समझिए आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, पहले विथ सेम स्पिन किसी भी ऑर्बिटल में, देन उसके बाद उस अपोजिट स्पिन के साथ आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, निकेल 28 की बात करें तो वो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d, आर्गन कितना होता है आपका 18, 2 20 8 28, तो 3d8 हो जाएगा। तो आर्गन तो ऐसे कंप्लीट ऑर्बिटल फुल होगा, 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो सब में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आपका फुल है। तो बच तो रहा हमारा 4s2 एंड 3d8। तो देखिए यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग पुट करें 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपोजिट स्पिन के साथ, डी में क्या है कि 8 है, तो पहले सेम स्पिन के साथ हम लोग डाल देते हैं, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डाल दिया, देन अभी 3 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो फिर अपोजिट स्पिन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालें, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों बच गया, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो समझ गए यहाँ से कैसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है किसी भी ऑर्बिटल में। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस है, ये आपका यहाँ पे एक तरह से सेल है आपका है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका एन अगर सेल रहा होगा ये वाला, तो ये आपका सेल क्या, ये आपका सेल क्या रहा होगा n-1, ये आपका क्या रहा होगा n-2। सबका एनर्जी लेवल भी अलग होगा, इसका एनर्जी लेवल E1 होगा, इसका E2 होगा, इसका E3 होगा। ऐसे ही क्या हो रहा होगा आपका, एक तरह से वैल्यू बढ़ रहा होगा। एनर्जी क्या होता है आपका, स्टेबिलिटी कम होता है तो इंक्रीज ही होता है न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे। तो बाहर वाले सेल को बोलते हैं क्या, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं ना। फिर इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को जस्ट उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। और ये एंटी क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में। तो यहाँ पे आपको एक तरह से एनर्जी दिखेगा कि E2-1 का एनर्जी क्या होगा, E3-E2 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ हम आपको लिख देते हैं कि E2-E1 का एनर्जी ग्रेटर दैन E3-E2 ग्रेटर दैन E4-E3, आपका एनर्जी ऐसा कुछ होगा। जैसे एक्सेप्शनल केस अगर कुछ हम लोग लेते हैं, एक्सेप्शनल केस है हमारा यहाँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाँ आपसे जेड एटॉमिक नंबर ये कौन कौन सा आता है, 24 आएगा, 29 आएगा, 41 से लेके 47 तक जो भी केस है वो आपके एक्सेप्शनल केस में आते हैं, 78 79। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये होता है एस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, आपके डी ऑर्बिटल में, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको रटना पड़ेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन देते हैं कौन सा एक्सेप्शनल, जैसे एटॉमिक नंबर जैसे क्रोमियम होता है आपका एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। तो क्रोमियम क्या होता है 24, तो उसके पहले वाला नोबेल गैस लेते हैं आर्गन, क्योंकि आर्गन तक तो 18 आपका इलेक्ट्रॉन फुल रहता है, सारे ऑर्बिटल फिल रहते हैं। 4s2 तो कितना 18 तो 20, 3d4 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका स्टेबल नहीं है, ये गलत है। आपको क्या करना है, आर्गन 4s1 एक इलेक्ट्रॉन किसको देना है, डी वाले को, तो ये आपका सही है। मान लो कि अगर आप एक और लेते हो कॉपर जो है 29,
ये एक्सेप्शनल केस है, आपको याद करना, इस एग्जाम में पूछ भी देता है डायरेक्ट IITs में। अभी जितना टॉपिक पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा है बहुत ही IIT JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्गन 4s2 3d 9, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आर्गन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से यहाँ दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करता है। क्यों स्टेबिलिटी शो करता है कि यहाँ पे अगर कोई भी हाफ ऑर्बिटल है, जैसे ये देखिए डी क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्शनल इसीलिए माना गया है। और डी में देखो 10 इलेक्ट्रॉन आया ना, यहाँ पे देखो इस केस में आ रहा है ये, पहले सेम स्पिन के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन डालें, फिर अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन डालें। तो देखो हमेशा कोई भी ऑर्बिटल तभी स्टेबल होगा या तो अपने पूरे हाफ फील्ड में हो या पूरा फुल फील्ड हो, अधूरा नहीं। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर 3d4 आता तो क्या होता है, ये एक ऑर्बिटल खाली होता तो ये स्टेबल स्टेट में नहीं होता। लेकिन अगर वो हाफ फील्ड में है, हाफ फील्ड पूरा ऑर्बिटल है या एक फुल फील्ड है, तो वह हमेशा क्या रहता है, स्टेबल स्टेट में होता है। क्या होता है, स्टेबल स्टेट में होता है, याद रखिएगा। या हाफ फील्ड रहे या फुल फील्ड रहे तब स्टेबल है। देखो यहाँ तब भी स्टेबल आ गया, यहाँ भी आ गया। उसी तरह 41 to 47, 78 to 79। फिर कुछ और एक्सेप्शनल केस है आपका, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर आपका आता है 57, 58, 64, 89, 90। ये सब क्या है आपके एक तरह से एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि n-2f से n-1d, यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। कैसे, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ये लैंथानाइड, ठीक है, इसका होता है 57। तो ये होता है पहले जेनॉन आ जाता है वहाँ पे, तो ये होता है 6x to 4f1, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 4f1 है तो ये स्टेबल नहीं है। क्या होता है जेनॉन, तो यही 6s2 जो होता है ये 4f1 अपना जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, डी ऑर्बिटल में। तो ये क्या हो जाएगा 5d1। तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो ऐसे ही बहुत सा ये एटॉमिक नंबर है जो आपका एक्सेप्शनल केस में आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस का करके देखते हैं। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा। मान लीजिए कि आपका पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि Ca2+। का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अगर ये आपका कितना होगा नियॉन, पहले तो अगर कैल्शियम की बात करें तो अभी ये कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर हो गया, जस्ट Rn के। लेकिन पहले किसके, अगर Ca बात करते हैं 20, तो ये होता नियॉन 3s2 3p 6 भी बोल सकते हैं इसको, 2+ चार्ज को, नियॉन 3s2, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो सकता है। तो आइए एक एग्जांपल जैसे मान के हम लोग देखते हैं कि निकेल का दूसरा एग्जांपल मान लीजिए निकेल लेते हैं, निकेल 2+। तो निकेल कितना है, आयरन कार्बन ओरिजिन, तो निकेल का होता है यहाँ पे 28। तो निकेल 2+ है तो इसका तो 28 है, तो आर्गन 3d8 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है तो उसके पास मात्र 26 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके पास बचा तो मात्र 26 इलेक्ट्रॉन। तो ये आर्गन 3d8, आर्गन के पास 18, 18 8 26। तो ये समझ गए आप। तो अब इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देख लीजिए, इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 5 कर दिए। तो 8 बोला तो पहले सेम स्पिन के साथ 5 हम लोग कर दिए, उसके बाद बचा कितना हमारा 3, फिर 3 कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आइए एक चीज़ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि टू फाइंड टोटल स्पिन, टोटल स्पिन कैसे निकालें किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है, टोटल स्पिन क्वेश्चंस आते हैं इसे 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन, ये आपका यानी आपका एक तरह से ±1/2 स्पिन होता है ना, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं निकेल का ही निकालते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि निकेल है 2+ का, इलेक्ट्रॉन तो इसका 28 होता है, बट यहाँ पे क्या है आपका आर्गन 3d8 था, क्योंकि निकल 2+ गया तो इसके पास बचा कितना 26 इलेक्ट्रॉन ही ना बचा, तो ये 26 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आर्गन 18, 18 8 26, तो डी ऑर्बिटल के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस करना है, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे पहले सेम स्पिन के साथ, देन 3 बचा तो 3, तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, जो पेयर्ड नहीं है 2 आया, आया कि नहीं 2, तो यहाँ से टोटल स्पिन अगर निकालें वो क्या होगा 1/2 × 2 1, इसका आंसर कितना आया 1, हमारा टोटल स्पिन कितना होगा 1। तो यहाँ से आप लोग समझे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।